तुम्हें मेरे फैसले से एतराज है क्या? नजीर साहब ने अपना चश्मा उतार कर रखते हुए पूछा। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है दादो, और आपने जो प्लानिंग के तहत इसे इस घर तक रसाई दी है, आपने अच्छा नहीं किया। behzad ने शिकवा किया। मैंने बहुत पहले तुम्हें बता दिया था behzad कि मैं इफ्तिखार की पोती को तुम्हारे लिए पसंद कर चुका हूँ। तुम्हें मरजान के बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम इसकी उम्र को लेकर पहले ही एतराज कर चुके थे। मैं चाहता था कि तुम मरजान को ऐसे ही पसंद करो। नजीर साहब ने इसे समझाया था। इस लड़की में कुछ ऐसा नहीं है कि इसे पसंद किया जाए दादो, behzad ने संजीदगी से कहा था। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो behzad? सिर्फ थोड़ी सी लव वाली नेचर है इसकी, वो भी उम्र के साथ ठीक हो जाएगी। नजीर साहब ने इसे अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा था। मेरी बात सुनिए दादो, मैं ऐसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बिल्कुल नहीं बना सकता जिसका किरदार ही साफ ना हो। behzad के सामने मॉल वाला मंजर आ गया था जहाँ इसने मरजान को खबीब और सामा के साथ देखा था। चले जाओ behzad, आज तुम्हारी इस बात ने मेरी तरबियत को गाली दी है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई एक मासूम बच्ची पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? मैं ही गलत था जो इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने चला था। जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नजीर साहब ने दुख और अफसोस से कहा तो behzad शर्मिंदा सा हो गया। मेरा वो मतलब नहीं था दादो, behzad ने किया तो नजीर साहब ने इसे मजीद बोलने से रोक दिया था। वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर रूम से निकल आया था। इसके जाने के बाद नजीर साहब ने इफ्तिखार साहब को फोन मिलाया था। पोती का निकाह मुबारक हो इफ्तिखार, नजीर साहब ने खुशदिली से कहा था। खैर मुबारक, लेकिन तू क्यों नहीं आया निकाह में? behzad भी ज्यादा देर नहीं रुका। मुझे देखकर ऐसा चौंका था जैसे इसे मालूम ही ना हो कि मैं नाया मरजान का दादा हूँ। इफ्तिखार साहब ने पूछा। हाँ, इसे बताया नहीं था मैंने, इसलिए बस वो। नजीर साहब behzad की बात याद करते फिर से शर्मिंदा हो गए थे। बच्चा परेशान ही हो गया था नजीर, बिना कुछ कहे ही चला आया वहाँ से। सब ठीक है ना नजीर? इफ्तिखार साहब ने अपने दिल में उमड़ते खदशात के तहत पूछा था। नहीं यार, कुछ ठीक नहीं, कल पार्क में मिल, मुझसे कुछ बात बताना है तुझे मैंने। और क्या? इफ्तिखार साहब ने परेशानी से पूछा था। अपने फैसले को बदलना पड़ जाएगा शायद, कल सारी बात करूंगा, उन्होंने कहकर फोन बंद कर दिया था। इफ्तिखार साहब ने बंद फोन की जानब देखा। इन्हें कुछ गलत होने का खदशा सताने लगा। इफ्तिखार साहब और नजीर साहब की दोस्ती बचपन की थी, दोनों ही साथ साथ जवानी की दहलीज को पहुंचे थे। इफ्तिखार साहब ने जहां अपनी कम आमदनी पर ही इत्तेफाक कर चुके थे, वहीं नजीर साहब ने किसी के नीचे काम करने की बजाय अपना काम शुरू करना बेहतर समझा था। दोनों के रास्ते अलग हुए तो राब्ता भी कम हो गया, मगर दिलों में दूरी नहीं आई थी। कई सालों बाद जब दोनों आमने सामने आए तो अपने फराइज से फारग हो चुके थे। नजीर साहब मुस्कान के साथ पार्क आए थे जहां इफ्तिखार साहब मरजान की जिद करने पर आए थे। पहली मुलाकात में जहां मरजान और मुस्कान की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती को अमर रखने के लिए एक फैसला लिया था, मरजान की शादी behzad से करने का। इसके बाद इफ्तिखार साहब behzad से भी मिले, इन्हें behzad पसंद भी आया था। फिलहाल उन्होंने अपने फैसले के बारे में किसी से बात नहीं की थी, लेकिन नजीर साहब ने behzad को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। अब जबकि इफ्तिखार साहब को वहां देखकर behzad पर यह हकीकत खुली कि मरजान ही इनकी पसंद है तो इसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। अपने गुस्से में वो कुछ बोलकर नजीर साहब को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर गया था। कैसी हो नो? वो सोने के लिए लेटी तो इसका मोबाइल बीप हुई थी। अरगमान का मैसेज पढ़कर वो मुस्कुराई थी, वैसी जैसी कुछ देर पहले थी। इसने जवाबी रिप्लाई किया था। वैसे अन्नो, नए नवेले दूल्हे के साथ ज्यादती नहीं है कि इसे इसकी दुल्हन से मिलने भी न दिया जाए, अरगमान ने शिकवा करते कहा था। अनाया कुछ न बोली थी। मैंने खामोश होने का तो नहीं कहा नो। अरगमान को इसका खामोश होना अच्छा न लगा था। आज पहली बार सिर्फ तुम्हें सुनने का दिल कर रहा है अरगमान। अनाया की बात ने इसे अंदर तक सरशार कर दिया था। तुम्हारे घर आ जाओ, सामने बैठकर सुनाऊंगा ना, अरगमान ने फौरन से इसे कहा तो अनाया हंसी थी। बहुत ही जज्बाती हो तुम अरगमान, फैसले इतनी जल्दी नहीं लेते, अनाया ने हंसते हुए कहा था। तुम्हारे मामले में बहुत बेबस हूँ, सब फैसले जल्दी कर जाता हूँ, अरगमान ने कहा तो इसके अल्फाज इसके जज्बात की कासी कर रहे थे। जल्दबाजी में किए अपने इस फैसले पर पछताओगे तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत मुश्किल से मोहब्बत पर यकीन करना सीखा है मैंने, मेरा यकीन टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी। अनाया के लहजे का डर अरगमान ने महसूस किया था। वादा करता हूँ अनाया,
कभी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं दूंगा। अर्गमान का पुख्ता लहजा नाया को इस पर यकीन करने पर मजबूर कर गया था। कल मुझे सेकंड सेशन के लिए जाना है, 6 महीने लग जाएंगे मुझे वहाँ। कल मुझसे मिलने आओगे, मैं इंतजार करूंगी। अनाया ने कहकर फोन बंद कर दिया था। अर्गमान ने बेड क्रॉन से टेक लगा ली थी। अनाया को अपना बना लेने की खुशी थी या इसे अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की, जो इसकी नींद उड़ा चुकी थी। तकिए को सीने से भीजे वो नाया के बारे में सोचता आंखें मूंद गया। 1 महीने बाद। ठीक है अपिया, बस 3 दिन ही तो रुकूंगी, बिली में बाद वापस घर। मरजान ने अपने कपड़े बैग में रखते हुए अनाया को यकीन दिलाया था। मैं तो तुम्हारे वहाँ जाने के हक में भी नहीं हूँ मरजान, सिर्फ बड़े अबू के कहने पर सब राजी हुए हैं, इसलिए कोशिश करना कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना वहाँ जाकर। अनाया से समझाने लगी थी। कुछ ही देर मजीद समझाने के बाद नाया ने फोन बंद कर दिया था। मरजान बेड पर बैठ गई थी। जाना तो मैं भी नहीं चाहती अपिया, लेकिन दादू ने इतने प्यार से कहा आने के लिए। मरजान आहिस्तगी से कहती अपना बैग बंद करने लगी थी। अनाया का वर्क अब बिना किसी रुकावट के हो रहा था। अर्गमान कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अभी तक वहीं रुका हुआ था। अलबत्ता रोज वो नाया को फोन करता था, नाया बस इसकी बातें सुनती थी। नजीर साहब और इफ्तिखार साहब ने मिलकर मरजान और बेहजाद के बारे में लिए गए फैसले को खत्म कर दिया था। इफ्तिखार साहब भी इनकी बात समझकर अपने बच्चों की रजामंदी की बिना पर फैसला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन दोस्ती में भी कोई फर्क नहीं आया था। मरजान नजीर साहब की फैमिली में घुल मिल गई थी। बेहजाद ज्यादातर मुल्क से बाहर ही होता था, इसलिए इसका मरजान से दोबारा सामना नहीं हुआ था। नजीर साहब भी बेहजाद से नॉर्मली बात कर रहे थे, मगर बेहजाद के अल्फाज भुला नहीं पाए थे। इन्हें दुख होता था मरजान को देख कर के बेहजाद ने कैसे इसके किरदार को मशकूक करार दे दिया। अरीब भाई, मरी वाली की ख्यालों से निकल आए और ड्राइवरी का फ्रीजा सरंजाम दे। मरजान निशो बेगम से मिलकर बाहर आई तो अरीब कार से टेक लगाए खड़ा सोचों में गुम था। मरजान के टोकने पर होश में आया था। मरी वाली सुनकर तो वो बुखला ही गया था। खुद को कंपोज करता वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। मरी वाली के नाम पर आपको करंट क्यों लगा था? मरजान ने सीट बेल्ट बांधते हुए पूछा तो अरीब झुंझलाया। ये लड़की कैसे इसके अंदर की बातें जान लेती थी। परसों जो दुख भरा स्टेटस आपने लगाया था ना, मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए काफी था। क्या लिखा था भला स्टेटस में? हाँ, किसी ने ख्वाब दिखाए थे जिंदगी के हमें, किसी के साथ हमारा भी राबता हुआ था। ये खदोखाल हमारे यूं ही नहीं बिगड़े, हमारे साथ भी मोहब्बत का हादसा हुआ था। कमाल चोरी का शेर छापा था आपने। ऐसे ये मामला मुझे पुराना लग रहा है। 1 महीने में 2 चक्कर मरी किए और फिर दुख भरे स्टेटस। दाल में कुछ तो काला है। मरजान को दुरुस्त अंदाजे में बुखलाते हुए ड्राइविंग करने लगा। मुझे जिंदा सलामत शादी पर जाना है, ऊपर नहीं। मरजान के तंज पर इसने खुद पर काबू पाया था। तुम फजूल क्यों बोलती हो मरजान? अपने होठों को जुबान से तर करता वो बोला और तो मरजान ने कहका लगाया था। आप फजूल काम करेंगे तो मैं फजूल ही बोलूंगी ना, इसने हंसते हुए कहा तो अरीब को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ मैं अरीब भाई, और आपका अपना मॉडल बनाया है मैंने। मरजान दी ग्रेड की तहकीक कभी गलत नहीं होगी। इसके इतने यकीन से कहने पर अरीब ने पहलू बदला था। तुम्हारी दोस्त का घर आ गया, अरीब ने कार रोकते कहा तो इसे मरजान का मॉडल नहीं बनना था। मरजान कार से निकली तो अरीब ने इसे इसका बैग पकड़ाया था। अंदर नहीं आएंगे आप? मरजान ने पूछा। स्कूल का पहला दिन तुम्हारा जो क्लास तक छोड़ कर आऊं? अरीब ने तंजिया पूछा तो मरजान ने अपने हाथ को हरकत दी। बड़े भाई होने की वजह से बच गया, वरना 5 उंगलियों का तीखा वार मरजान स्टाइल में बर्दाश्त करना मुश्किल होता आपके लिए। मरजान कहकर मुंह बनाकर गेट की जाना पड़ गई थी। अरीब को इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। वो कंधे उचकाता कार में वापस बैठ गया। मरजान सुस्त रवैये से चलते हुए घर में दाखिल हुई थी। बहुत से लोग सजावट में बिजी थे। मरजान इसके पास से गुजरती मुस्कान के रूम की जाना पड़ गई थी। वह जैसे रूम में दाखिल होने लगी, बाहर आने वाली शख्सियत से बुरी तरह टकराई थी। उफ अल्लाह, क्या है ये? मरजान अपना सर मसलती बोली। बेहजाद ने ऊपर से नीचे तक इसे देखा, फिर इसके हाथ में मौजूद बैग को। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये बैग क्यों लाई हो? बेहजाद की संजीदगी से पूछने पर मरजान ने अपना माथा सहलाना बंद किया। घर से निकाल दिया मुझे घर वालों ने, इसलिए यहाँ आ गई। दांत पीसती वो बोली थी। टक्कर मारकर सॉरी बोलने के बजाय तफ्शीश कर रहे हैं। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। हमने यहाँ दारुल मान ही खोल रखा जो सामान उठाकर यहाँ आ गई हो। बेहजाद ने तंजिया कहा था। अल्लाह ना करे मेरे इतने बुरे दिन आए कि मुझे दारुल मान जाना पड़े। मरजान ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा था।
तो यहाँ क्यों आई हो? behzad ने फौरन पूछा। प्रोफेशनल चोर हूँ, सोचा अब डाका मार कर देखती हूँ, इसके लिए आपका चुना है मैंने घर। मुबारक हो। मरजान भी गुस्से से बोली तो behzad को गुस्सा आया। अभी की अभी निकलो यहाँ से। इसका बाजू पकड़कर behzad ने झटका दिया तो मरजान दर्द से कराही थी। घर बुलाकर बेइज्जत करने का अच्छा तरीका है। मरजान गुस्से से कहती से बाजू छुड़वाकर बैग संभालती वापस पलट गई थी। मरजान बच्चे जहांगीर साहब जो अभी अभी वहां आए थे मरजान को देखकर खुश हुए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मरजान ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन आंखों की नमी वो महसूस कर चुके थे। उन्होंने पीछे खड़े behzad की तरफ देखा जो पलट रहा था। रुको behzad। करख्त लहजे में उन्होंने इसे पुकारा तो वो जबरन रुका था। क्या कहा है तुमने मरजान को? उन्होंने सख्ती से पूछा तो behzad ने मरजान की तरफ देखा तो जहांगीर साहब की तरफ देख रही थी। आप इसी से ही पूछ लें डैड, मैंने क्या कहा है इसे? behzad ने लापरवाही से कहा था। मरजान। मुस्कान खुशी से बोलती भागकर मरजान के गले लगी थी। मरजान मुस्कुराई थी। अंकल, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे सिवाय घर से निकालने के। मरजान कहकर मुस्कान का हाथ पकड़कर सीढ़ी की जानिब बढ़ गई थी। आधी सीढ़ियां चढ़कर इसने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे behzad की क्लास ली जा रही थी और वो सर झुकाए खड़ा था। मरजान हूं करती वापस से सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। भाई की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ मरजान। मरजान को संजीदा देखकर मुस्कान ने कहा तो वह हंसी। ये जो मेरे बड़े अब्बू है ना, ये मौका ढूंढते हैं मुझे बातें सुनाने का। इनकी तरफ से सॉरी करने लगोगी, सिर्फ सॉरी ही करती रहोगी। मरजान ने इसके गाल खींचते कहा तो मुस्कान ने इसे घूरा। यार भाई, कोई भाई भाई नहीं है, दादो के पास चलो। मुस्कान को टोकती वो नजीर साहब के रूम की जाना बढ़ गई थी। लो जी, इतने शोर में ये सो कैसे रहे हैं? नजीर साहब को सोता देख मरजान ने कमर पर हाथ टिकाए पूछा तो मुस्कान ने कंधे झुकाए। दादो। मरजान ने आगे बढ़कर इन्हें आवाज लगाई थी। देर से आने वालों से मैं नाराज हूँ। नजीर साहब की रूठी आवाज पर मरजान और मुस्कान एक दूसरे की तरफ देखा था। कौन है जिसने आपको नाराज किया है? मरजान शरारती लहजे में पूछती इनके सरहाने के पास खड़ी हो गई थी। है एक दादा पोती की जोड़ी जो अपने वादे से मुकर गई है, उन्होंने नरूठेपन से कहा तो मरजान मुस्कुराई थी। दादो, बड़े अब्बू से तो मैं भी नाराज हूँ। देखिए ना, 2 दिन पहले नहीं रुके मेरे पास और वापस गाँव चले गए। मरजान भी मुंह फुलाए इनके पास बैठ गई थी तो नजीर साहब ने चेहरे से कंबल हटाकर इसकी तरफ देखा। तुम्हारा वो दादा भूल गया, मेरे हाथ दमखम है, मेरी बच्ची को नाराज कर दिया। और फौरन उठ बैठे, मोहब्बत से इन्हें इस पे पुचकारने लगे थे। मरजान और मुस्कान के हंसने पर उन्हें इसका ड्रामा समझ आया था। बहुत शरारती हो मरजान बेटा। हल्की सी चित इसके गाल पे लगाते वो बोले तो मरजान ने दांत दिखाए थे। नाराज तो मैं इनसे हूँ, वो रुकते ही नहीं है हमारे घर, अकेले गाँव में रह रहे हैं। मरजान ने इन्हें बताया तो उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा था। तुम्हारा दादा डरपोक है, इसे लगता है शहर में इसे नई नवेली दादी न मिल जाए इसलिए यहाँ नहीं आता। नजीर साहब की शरारत से कहने पर मरजान हंसी और नजीर साहब ने साइड टेबल के दराज से चॉकलेट्स निकालकर इसकी जानिब बढ़ाई थी। अपनी बच्ची को खुश करने का तरीका भी मुझे मालूम है। मरजान चॉकलेट्स लेकर मुस्कान को चढ़ाने लगी तो मुस्कान इसकी तरफ आई। मरजान बेड पर चढ़कर दूसरी जानिब उतरी, कमरे से निकल गई। मुस्कान इसके पीछे भागी थी। नजीर साहब ने मुस्कुराकर सर झटका था। मरजान, देख मेरा हिस्सा भी है इसमें। सीढ़ियों के पास रुककर मुस्कान ने इससे कहा तो मरजान इसे जुबान दिखाती नीचे उतर गई थी। मुस्कान इसके पीछे तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी थी। लॉन्च में दाखिल हुई तो मरजान मलाइका बेगम के गले लगी खड़ी थी। अरूज भी वहीं थी, मुस्कुराकर इन्हें देख रही थी। वो भी इनके पास ही आ गई थी। अरूज बीबी, पर्दा करो, अभी 2 दिन बाद शादी है आपकी। मुस्कान ने अरूज को देखकर कहा तो मरजान मलाइका बेगम से अलग हुई। ये पर्दा क्यों करे? पर्दा आबाद भाई से करवाएंगे, ये तो अरूज का अपना घर है। मरजान ने गर्दन अकड़ाए कहा तो मलाइका बेगम ने इसकी तायद की। मरजान ने जल्दी से चॉकलेट को इससे रैपर से आजाद किया और सबको खिलाने लगी। शादी की खुशी में सब मुंह मीठा करे। सबको खिलाती वो रिजवाना बेगम अरूज की वालदा के पास आकर रुकी। उन्होंने मुस्कुरा के इसके सर पर हाथ रखा तो मरजान मुस्कुरा दी। इसके बेध्यानी का फायदा उठाकर मुस्कान इसे चॉकलेट छीन कर बाहर की जानिब भागी थी। मरजान फौरन इसके पीछे लपकी थी। वो दोनों बरामदे में लगी सीढ़ियों के इर्द गिर्द भाग रही थी जब behzad ने मरजान का हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया था। मुस्कान भी रुक गई थी। तुम रूम में जाओ भी, मुस्कान को ऑर्डर देता वो मरजान की जानिब बुढ़ा जो ना समझी से देख रही थी। मुस्कान डरती हुई रूम की जानिब बढ़ गई थी। अब इस घर में आ ही गई है तो अपनी बचकाना हरकतें बंद करो। behzad ने सीढ़ियों पर चढ़कर वर्कर की जानिब इशारा किया जो सीढ़ी पर चढ़ा फूल लगा रहा था।
मगर अब सहमा खड़ा था। मरजान ने दांतों तले जबान दबाई थी। सॉरी अंकल, मैंने आपको देखा नहीं था, इसने शर्मिंदा होते कहा। इस शख्स ने मुस्कुराकर सब ठीक होने का इशारा किया। मैं मदद करवाऊं आपकी? वो जैसे अपनी खिदमत देने के लिए आगे बढ़ी, बेहजाद ने बाजू से पकड़ के इसे वापस खींचा था। जाकर मुस्कान के रूम में जो करना है करो, मुझे तुम इन 3 दिनों में बिल्कुल भी नजर ना हो, समझी? इसने सख्त लहजे में कहा तो मरजान ने इससे बाजू छुड़वाया था। मैं तो इस घर के एक एक कोने में जाऊंगी, आपको प्रॉब्लम है तो आंखें बंद करके घूम ले, कड़क कर कहती वो बेहजाद के पास से गुजरकर मुस्कान के रूम की जाना बढ़ गई थी। बेहजाद पेचोताप खाकर रह गया था। मसला क्या है गनी, क्यों कॉल कट कर रहा है? अरीब गनी को मुसलसल फोन बिजी करता देखकर झुंझलाया था। बोल, अब कौन सी बात है जो तेरे पेट को तकलीफ दे रही है? कुछ देर बाद इससे गनी का मैसेज मसूल हुआ तो मैसेज पढ़कर वो भड़क उठा। अब तेरा मतलब पूरा हो गया है मुझसे, तो तू मुझे इग्नोर कर रहा है? गनी, तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अरीब के जज्बाती मैसेज पर गनी ने एक हंसने वाला इमोजी भेजा था। ज्यादा फिस मत, ये बात ना भूल कि मैं बड़ा भाई हूँ तेरा, दांत निकाल दूंगा सारे तेरे। तू डेंटिस्ट कब से बन गया? अगर अचानक ही तू बन भी गया है तो जाकर किसी और पेशेंट बना, मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। इसकी धमकी को खातर में लाए बगैर वो बोला तो अरीब ने फोन को घूरा। अब तुझे कभी नहीं बताऊंगा, तू पूछेगा भी तो नहीं बताऊंगा। अरीब ने गुस्से से मैसेज किया था, अपनी बात पर कायम रहना। गनी का अगला मैसेज इसे भड़का गया था। इसने इसे फोन मिलाया जो पहली बेल पर रिसीव कर लिया गया था। नाम तेरा मोनस, मतलब अरीबा, अपनी बहन और कजन के साथ मरी घूमने आई थी, कराची में रहती है। खुशकिस्मती से वो सिंगल भी है, लेकिन हाथ और जुबान का इस्तेमाल बाखूबी जानती है। 4 कजन का ग्रुप है जो मिलकर हमला करती हैं। तेरा चांस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका एक अदद भाई नया की नेचर का है। सारी इन्फॉर्मेशन देकर गनी ने अफसोस से कहा था, तूने कैसे मालूम किया ये सब? बहुत ही कोई फजूल सवाल है, बहुत से जराए हैं मालूम करने के। अब दोबारा मुझे फोन मत करना, नाया का मैसेज आने वाला है। गनी ने कहकर खटाक से फोन बंद कर दिया था। अरीब ने फोन को देखा। अरीबा, मेरा मोनस, जेरे लब नाम दोहराकर वो मुस्कुराया था। कुछ तो मालूमात इसे मिल ही गई थी, बस इसे अब दोबारा इससे मिलना था जो पहली मुलाकात में इसे अंधा बोल गई थी। कल के लिए कोई मीटिंग नहीं रखनी, इनफैक्ट अगले 3 दिन तक तो ऑफिस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना। बेहजाद अपने रूम में बैठा अपने सेक्रेटरी को मैसेज कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स इसने ईमेल कर दिए थे। फारग होकर इसने पानी की तलाश में टेबल की तरफ देखा तो जग सिरे से गायब था। वो पानी पीने के गर्ज से बेड से उतरा था। इस वक्त छत पर कौन है? बेहजाद अपने रूम से निकला तो इसे झूले की आवाज सुनाई दी। चंद कदम चलकर इसने रेलिंग से नीचे झांका तो सबके रूम्स की लाइट्स ऑफ थी। आवाज मुसलसल आ रही थी। इसने आहिस्ते से कदम सीढ़ियों की जाना बढ़ा दिए थे। जैसे जैसे वो कदम ऊपर की जाना बढ़ा रहा था, आवाज मध्यम होती जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर बेहजाद ने पूरी छत पर नजर दौड़ाई, मगर कोई दिखाई ना दिया। झूला हिल रहा था, जैसे इस पर कोई बैठा झूल रहा हो। बेहजाद ने 2 कदम मजीद आगे बढ़ाए। यकदम मरजान कमलों के पास से उठकर खड़ी हुई। रात के अंधेरे में चेहरे पर बिखरे बाल बेहजाद के दम खुश करने के लिए काफी थे। मरजान ने बेहजाद को नहीं देखा था। वो अपने बालों में कैचर लगाती झूले की जाना बढ़ गई थी। इतनी दूर छलांग लगा दी थी कैचर ने। मरजान ने झूले से फोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहा। मरजान की शक्ल देखकर बेहजाद को कुछ हौसला हुआ था। वो इसे डांटने के लिए आगे बढ़ने लगा तो मरजान की बात पर इसके कदम रुके थे। बड़े अब्बू, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही तो कर रही हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मरजान तो वैसे भी सबका दिल जीत चुकी है। बेहजाद के जबड़े गुस्से से तन गए थे, यानी वो भी नजीर साहब के प्लान का हिस्सा थी। वो तेजी से आगे बढ़ा। कदमों की चाप पर मरजान ने मुड़कर देखा। बड़े अब्बू, मैं बाद में बात करती हूँ। मरजान ने जल्दी से कहकर फोन बंद कर दिया था। वहां से जाने लगी तो बेहजाद ने इसकी राह में रुकावट बनकर खड़ा हो गया था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बेहजाद ने गुस्सा जब्त करते हुए पूछा था। बड़े अब्बू का फोन आया था, मुस्कान की नींद खराब ना हो इसलिए यहाँ आकर बात कर रही थी। अब जा रही हूँ, इसे जल्दी जल्दी बताकर बस साइड से निकलने लगी थी तो बेहजाद ने अपना बाजू फैलाकर इसे जाने से रोका था। मरजान ने मुंह बनाया। इससे पहले वो कुछ पूछता, मरजान चिल्लाती हुई उल्टे पांव वापस भागी थी। चिल्ला क्यों रही हो? बेहजाद ने इसे डांटते हुए पूछा। मरजान मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को बामुश्किल रोक रही थी। वो आपके पीछे। मरजान अधूरी बात छोड़कर दोनों पांव ऊपर करती झूले पर दुबकर बैठ गई थी। बेहजाद इसको डरता देख पीछे मुड़ा, मगर किसी को ना पाकर से मरजान की तरफ दोबारा देखा। मरजान इसे इशारतन साइड पर देखने को कह रही थी। मरजान की हालत देखकर बेहजाद भी डर गया था।
مرجان کی ادھر ادھر اشارہ کرتی انگلی سے اس کا سر بھی چکرا گیا تھا۔ تبھی مرجان جھولے کی دوسری طرف چھلانگ لگاتی سیڑھیوں کی جانب بھاگ گئی تھی۔ بہزاد نے حیرانی سے اسے بھاگتے دیکھا تھا۔ نیچے دیکھنے پر اسے وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ مرجان کے چیخنے کی وجہ پر نذیر صاحب بھی اپنے روم سے نکل آئے تھے۔ مرجان کو تیزی سے سیڑھیاں اترتا دیکھ وہ حیران ہوئے تھے۔ مرجان بچے، نذیر صاحب کے پکارنے پر وہ اس کے پاس آئی۔ چہرے پر اڑی ہوائیاں نذیر صاحب کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ کبھی ان کی نظر اوپر سے آتے بہزاد پر پڑی۔ نذیر صاحب نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اوپر کیا کر رہے تھے؟ انہیں سختی سے پوچھا تو بہزاد نے مرجان کی طرف دیکھا۔ صرف دیکھنے گیا تھا کہ اس وقت چھت پر کون ہے۔ بہزاد نے نارمل انداز میں کہا۔ مرجان لمبی سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ دادو، وہ اوپر ان کے پیچھے۔ مرجان نے بولنا شروع کیا۔ اتنا بڑا کاکروچ تھا۔ مرجان نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ایک جوائنٹ کاکروچ کا نقشہ کھینچا تو بہزاد مسکرایا۔ کچھ زیادہ بڑا ہو گیا، بہزاد کہہ کر دوسری جانب بنی سیڑھیاں اترتا کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مرجان نے منہ بنا کے اسے جاتے دیکھا تھا۔ دادو، وہ اتنا بڑا تھا کہ آپ کو پتا ہے اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور تھے، اڑنے والے تھے۔ مرجان نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو نذیر صاحب نے مسکراہٹ دبائی۔ بیٹا، رات کو اوپر نہیں جانا تھا، میں صبح ہی وہاں سے صفائی کرواتا ہوں، پودوں کی وجہ سے آگے ہوں گے، اب جا کر سو جاؤ۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے وہ بولے تو مرجان ہاں میں سر ہلاتی نیچے کی جانب چلے گئی تھی۔ اس سے اچھا تو اوپر کوئی چڑیل ہی نظر آ جاتی۔ ساری عزت کا کباڑا کر دیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی مسکان کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بہزاد نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تو سر جھٹکتا اوپر اپنے روم کی جانب بڑھ